मेजॉरिटी नहीं, नंबर 7 नहीं, हार बिल्कुल क्लोजअप में दिखाई दे रही है। फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है। हम जानते हैं हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन विपक्ष को पता है वो बाजीगर नहीं है। मतलब प्रचंड बहुमत वाली सरकार को तुम ऐसे ही गिरा दोगे। गिनती का सपोर्ट और बात सरकार गिराने की चल रही है, तो पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था? नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मणिपुर का मसला जारी है। 3 महीने से बवाल की स्थिति चल रही है। पीएम मोदी की चुप्पी है और चुनावी मौसम में विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। उसी मुद्दे को भुनाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ दूसरा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पिछला अविश्वास प्रस्ताव साल 2018 में आया था और नजारा कुछ ऐसा था। पूरा देश देख रहा है कैसे No, this is not necessary. No. वो गले लगना और आंख मारने का एक डेडली कॉम्बिनेशन था, जिसका हर्जाना पूरे विपक्ष ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगता। अब इस बार का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं कांग्रेस के लोकसभा के उपाध्यक्ष गौरव गोगोई। पूर्वोत्तर का बड़ा चेहरा है, ऐसे में कांग्रेस ने उन्हें ही आगे किया। इतना समर्थन भी हासिल हो गया कि स्पीकर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब अगले हफ्ते किसी भी दिन इस पर चर्चा की जा सकती है। अब आपको बताएंगे कि आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया, इसके पीछे की रणनीति क्या थी। लेकिन पहले मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, इसे कैसे लाया जाता है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? सरकार के खिलाफ जब भी विपक्ष लोकसभा में कोई प्रस्ताव लेकर आता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के मायने क्या होते हैं? जब भी किसी सरकार के सामने यह प्रस्ताव आता है, मतलब साफ है उसे फिर सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा। वैसे लाया क्यों जाता है यह प्रस्ताव? नियम 1998 के तहत लोकसभा का कोई भी सदस्य प्रस्ताव को ला सकता है। शर्त यह रहती है कि कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव के समय होता क्या है? जो प्रस्ताव आता है वही सबसे पहले उसे पेश करता है, फिर सरकार उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका मिलता है। अब इस पूरी राम कहानी में कीवर्ड है विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलता है। इस समय सदन में क्या चल रहा है? बवाल बवाल एंड बवाल। किसी को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। न सरकार अपना स्टैंड साफ कर पा रही है, न विपक्ष को बोलने का अधिकार दिया जा रहा है। यानी कि इस एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपनी बात रख सकता है, सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करने का मौका मिल सकता है। ऐसे में यह अविश्वास प्रस्ताव दोनों सरकार और विपक्ष के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतना कि आसानी से देश में कोई भी नया एजेंडा एक बार फिर सेट किया जा सकता है। अब बारी बारी से मैं 2 चश्मे लगाता हूं, पहले विपक्ष का और फिर सरकार का। इससे आसानी से आपको दोनों तरफ का सटीक विश्लेषण मिल जाएगा। देखिए, विपक्ष के पास एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कई चीजें साबित करने का मौका है। पहली, हमारी वजह से सरकार ने सदन में मणिपुर पर चर्चा की। यह बहुत बड़ी बात है। जनता के सामने नैरेटिव यह सेट होगा कि 150 लोग मर गए, सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी, लेकिन इसलिए हम जिम्मेदार नेता ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। दूसरी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया गया। जरा कांग्रेस का ट्विटर, इंस्टाग्राम हैंडल देख लीजिए। किस तरह से पीएम मोदी को गुमशुदा, डरपोक कहा जा रहा है। ऐसे में अब उन्हें बोलने पर मजबूर कर दिया गया। नैरेटिव में दम तो है। तीसरी, विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है, क्या सही मायनों में वो सभी एक हैं? इसका भी अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक टेस्ट होने जा रहा है। हारना तो तय है, लेकिन अगर इज्जत वाली हार मिल जाती है तो कम से कम ये तो कह पाएंगे कि विपक्ष एकजुट रहा। चौथी, पूर्वोत्तर से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। 2014 के बाद से हर राज्य से कांग्रेस आउट हुई है। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम जैसे कई राज्य हैं
जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। यानी कि इस एक अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक बार फिर इमोशनल कार्ड के जरिए कांग्रेस अपनी वापसी करना चाहती है। अब ये 4 पॉइंट रणनीति बताती है इंडिया इज क्वाइट कॉन्फिडेंट और उसके हाथ कुछ बड़ा लग गया है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन इतिहास बताता है इस मार्केटिंग एक्सपर्ट सरकार को जब भी कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता है, यह विपक्ष की लंका लगा देती है। तो चलिए एक नजर सरकार की रणनीति पर डाल लेते हैं। पॉलिटिशियंस का सबसे फेवरेट टूल होता है विक्टिम कार्ड। जहां लगा गाड़ी फंस गई है, इस कार्ड को बाहर निकाल लिया जाता है। अब सरकार तो बोलेगी हम चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष हो हल्ला करता रहा। हमें तो जनता के हित वाले कई सारे बिल लाने थे, लेकिन यह विपक्ष पॉलिटिक्स करता रहा। अगर यह नैरेटिव सेट, विपक्ष क्लीन बोल्ड। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसके अलावा इस बार मोदी पर वार करने के लिए सदन में देयर इज नो राहुल गांधी। वही खबर तो यह भी है, इंडिया इस समय कांग्रेस से नाराज चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन हमसे कोई चर्चा ही नहीं की। यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव ने इंडिया के बिखरने का बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। यह बात भी सरकार के पक्ष में जा सकती है। अब बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी रणनीति है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी का एक सिंपल सा फंडा है, विपक्ष सरकार पर जो भी हमले करता है, पीएम मोदी उसे डायरेक्टली अपने ऊपर डाइवर्ट कर लेते हैं। उस स्थिति में ऐसा नैरेटिव सेट हो जाता है कि विपक्ष सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला कर रहा है। वो पीएम मोदी के पीछे पड़ चुका है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, ये जानने के लिए 14 और 19 का चुनाव देख लीजिए। ज्यादा पीछे नहीं जाना है तो सिर्फ 2018 का वो अविश्वास प्रस्ताव देख लीजिए, जिसने पूरे विपक्ष की लंका लगा दी थी। राहुल गांधी ने मोदी को राफेल डील में भागीदार बताया, मोदी ने खुद को देश के विकास में भागीदार बताया। राहुल बोले मोदी जी डर गए, आंख नहीं मिला सकते। पीएम मोदी ने जवाब दिया, मैं तो कामदार हूं, गरीब का बेटा हूं, तुमसे क्या आंख मिलाऊंगा। यानी कि पीएम मोदी ने ऐसा वर्ड प्ले करके दिखाया कि विपक्ष के सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। अब विपक्ष इसे चीटिंग बोले, चालाकी बोले, लेकिन वॉर और लव में एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। यानी कि ये एक अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को बहुत भारी भी पड़ सकता है, लेकिन अभी से एक लॉजिक तैयार है। कवर अप के लिए कहा जा रहा है हमें पता है हमारे पास नंबर नहीं है, हम तो बस मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी से बुलवाना चाहते हैं। यानी कि संभावित हार को डाइल्यूट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। शायद इसी को कहते हैं शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।